अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। तो फिर तुम्हें अपने साथ जंगल ले जाने का भी सवाल पैदा नहीं होता। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। जंगल से ज़्यादा चौधरी कादिर अली की हवेली को तुम्हारी ज़रूरत है, क्या समझे? जी समझ गया। वो जल्दी से उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, चंगी तरह समझ गया जनाब। अगर चंगी तरह समझ ही गए हो तो फिर फिलफौर वापस चले जाओ। मैंने दो टोक अल्फाज में कहा। हवेली की हिफाजत और देखभाल के साथ साथ अगर मुमकिन हो तो मेरा भी एक काम कर दो। आप हुक्म करें सरकार। वो खासे जोश से बोला, एक नहीं मैं आपके 10 काम करूँगा। 10 नहीं, सिर्फ एक काम, मैंने तंबीही अंदाज में कहा। जी जी। वो हमतन गोश हो गया। तुम्हें हवेली के अंदर और बाहर रहते हुए हर लम्हा अपनी आंखें और कान खुले रखना है, मैंने गहरी संजीदगी से वजाहत करते हुए कहा। और हर वक्त जहन में इस सवाल को दोहराते रहना है कि चौधरी साहब का ऐसा दुश्मन कौन हो सकता है जिसने डकैती और कत्ल की वारदात की है या कराई है। मैं आपकी हिदायत को याद रखूंगा जी, वो फर्माबरदारी से बोला। और जैसा आपने हुक्म दिया है मैं इसके मुताबिक अमल करूंगा। तुम इस काम को मेरे हुक्म से ज़्यादा अपना फर्ज समझकर अंजाम देना, मैंने ताकीदी अंदाज में कहा। तुम चौधरी कादिर अली के पुराने नमकखार हो। अगर ये पता चल जाता है कि हवेली में होने वाली डकैती और नौरीन के अगवा में किसका हाथ है तो मुझे मुजरिमों तक पहुंचकर नौरीन को वापस लाने में आसानी हो जाएगी। और चौधरी के वफादार मुलाजिम होने के नाते तुम्हारी भी यही ख्वाहिश होगी कि नौरीन बीवी जल्द से जल्द हवेली वापस आ जाए। यह आपने बिल्कुल ठीक कहा है थानेदार साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला। मेरी और जीले की गफलत की वजह से ये वाक़या पेश आया है। हम दोनों की यही ख्वाहिश है कि नौरीन बीवी बाइज्जत और जिंदा सलामत वापस आ जाए। जीला तो नौरीन को ढूंढने कल जंगल की तरफ भी गया था, लेकिन कुछ भी उसके हाथ ना आ सका। इसी शिकस्त और गम की वजह से इसे फूंक कर बुखार चढ़ गया है। जीला कामयाब हुआ या जंगल से खाली हाथ वापस आ गया, मगर उसने एक कोशिश तो की। और एक मैं हूँ कि दिल छोटा ना करो बाले, मैंने उसकी आज़ुर्दगी को कम करने की कोशिश करते हुए कहा। अगर तुम मिनोअन मेरी हिदायत पर अमल करते रहे तो हो सकता है कि तुम कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे डालो। सच? उसने बेयकीनी से मुझे देखा। हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैंने मजबूत लहजे में कहा। अब तुम फौरन शमशाबाद रवाना हो जाओ और जैसे मैंने कहा है वैसा ही करो। बाले ने तहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा किया और सलाम करके रुखसत हो गया। थोड़ी देर के बाद मैंने एएसआई इफ्तिखार हुसैन को खोजी फतेह मोहम्मद और 2 चाको चौबंद कांस्टेबल्स की मय्यत में जंगल की जानिब रवाना कर दिया। वो सब 2 घोड़ों पर सवार होकर थाने से रवाना हुए थे। एक घोड़े पर दोनों कांस्टेबल सवार थे और दूसरे घोड़े पर एएसआई के पीछे खोजी बाबा बैठा हुआ था। जंगल के अंदर सफ़र करने के लिए टांगा किसी भी सूरत मौजू नहीं था, इसलिए घोड़ों का इंतखाब किया गया था। इस रोज़ हफ्ते का दिन था। मैं पूरे दिन थाने में मौजूद रहा, लेकिन कोई भी काबिल ज़िक्र वाक़या रूनुमा न हुआ। मैं उम्मीद कर रहा था कि चौधरी कादिर अली ज़रूर थाने चक्कर लगाकर सूरत हाल जानने की कोशिश करेगा। वो आया और न ही इसकी हवेली की जानिब से कोई ताज़ा इत्तला मौसूल हुई। शाम रात में ढल रही थी कि जंगल की तरफ जाने वाली मुतलाशी पार्टी वापस लौट आई। इनकी शक्लों ही से नज़र आ रहा था कि वो नाकाम व नामुराद लौटे हैं। मैंने सिर्फ एएसआई और खोजी फतेह मोहम्मद को अपने पास बुला लिया। हाँ भाई, क्या रहा? मैंने बारी बारी दोनों की तरफ देखा। मलिक साहब, हम कीमती मलबूसात और सूटकेस तो अपने साथ ले आए हैं, एएसआई ने मायूसी भरे लहजे में बताया, लेकिन डाकुओं और नौरीन का कुछ पता नहीं चल सका। घोड़ों का खुराक क्या कहता है? मैंने खोजी से सवाल किया। अल्लाह आपका भला करे मलिक साहब, फतेह मोहम्मद ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। जैसा कि आप जानते हैं ये जंगल मशरिक से मगरिब की जानिब लगभग 5 मील तक फैला हुआ है। हम घोड़ों के सुमों का खुरा पकड़कर जंगल के दूसरे किनारे तक गए हैं। इसके बाद खुरा नहीं मिल सका। खुरा नहीं मिल सका? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। चाचा, क्या मतलब है तुम्हारा? मलिक साहब, जंगल के मगरबी किनारे पर शुमालन जुनूबन एक कच्ची सड़क है, खोजी ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया। खुरे से ये तो पता चलता है कि घुड़सवार जंगल को अबूर करके बाहर निकले हैं, इसके बाद खुरा गायब हो जाता है। मेरा ख्याल है कि डाकू वहाँ से किसी गाड़ी वगैरह में सवार होकर किसी तरफ निकल गए हैं,
इस कच्ची सड़क पर बैलगाड़ियों और टांगों के अलावा बसों और वैगनों की आमदोरफ्त के आसार भी मिलते हैं। डाकू बैलगाड़ी में बैठे हैं या मोटर गाड़ी में? मैंने ठोस लहजे में कहा। मगर इन 4 घोड़ों के बारे में तुम क्या कहोगे, जिन पर सवार होकर वो लोग शमशाबाद से जंगल के दूसरे किनारे तक पहुंचे थे? खोजी ने जंगल की दूसरी जानिब जिस कच्ची सड़क का जिक्र किया था वो मेरी देखी भाली थी। मज़कूरा सड़क शुमाल मगरिब में थोड़ा आगे जाकर एक पक्की सड़क से मिल जाती थी जो सीधी लायलपुर शहर तक जाती थी। अगर डाकुओं ने इधर का रुख किया था तो इसका यही मतलब था कि वो लायलपुर गए थे, और अगर उन्होंने मुखालिफ सिमत में सफ़र किया था तो फिर इनको फिरोज नगर, मलिकवाल और चक 32 में ढूंढने की ज़रूरत थी। ये तीनों गांव थोड़े थोड़े फासले से मज़कूरा कच्ची सड़क की ज़ेरी जानिब वाक़े थे। खोजी फतेह मोहम्मद ने मेरे झुल्लाहट भरे इस्तफसार के जवाब में बताया, मलिक साहब, मैंने जंगल से बाहर निकलने के बाद घोड़ों के खुरे को तलाश करने की अपनी सी कोशिश कर डाली है, मगर इस मकसद में मुझे कामयाबी नहीं हो सकी। अब घूम फिर कर मेरा जहन एक ही तरफ जा रहा है। चाचा, बुझारते ना डालो, मैंने बेजारी से कहा। तुम्हारा जहन घूमकर जिधर भी जा रहा है फौरन उसकी वजाहत भी कर डालो। मेरे ख्याल में डाकुओं ने जंगल से निकलने के बाद घोड़ों के सुमों पर मोम जामे या कपड़े की थैलियां चढ़ा ली होंगी, फतेह मोहम्मद ने संजीदा लहजे में बताया। इसीलिए घोड़ों का खुरा आगे नहीं मिल सका। बाज शातिर मुजरिम इस किस्म की हरकतें करते हैं और बाज ज़हीन खोजी इन शातिर मुजरिमों की हरकतों को नाकाम भी बना देते हैं। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, घोड़ों के खुरों पर मोम जामे या मोटे कपड़े की थैलियां चढ़ा लिए जाने के बावजूद भी वो पाँव के दबाव का सहारा लेकर अपना काम निकाल लेते हैं। मैंने एक तरह से खोजी फतेह मोहम्मद पर तंज किया था। वो मेरे लहजे की तुरशी और तीखेपन को फौरन महसूस करके बोला, जी हाँ, ये बात मैं भी जानता हूँ मलिक साहब, और अल्लाह के फजल करम से मुझ में ये सलाहियत मौजूद है जिसका अभी आपने जिक्र किया है। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए पूछा, फिर क्या इरादा है तुम्हारा चाचा? मैं कल सुबह अपना काम वहीं से दोबारा शुरू करूँगा जहाँ आज छोड़कर आया हूँ, उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। आज 5 मील के जंगल को अबूर करने में अच्छा खासा वक्त लग गया है, और आपको पता है कि खुरे खोज का काम रात की तारीकी में नहीं हो सकता। कल इंशाअल्लाह मुझे अपनी सलाहियतें आजमाने का ज़्यादा मौका मिलेगा और मैं आपको कोई खुशखबरी भी सुना सकूँगा। अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे चाचा, मैंने खुलूस दिल से कहा। तुम कल सुबह एक कांस्टेबल को साथ रखकर काम को आगे बढ़ाओ। इसके साथ ही मैं लायलपुर, फिरोज नगर, मलिकवाल और चकबत्ती को चेक करने के इंतजाम करता हूँ। खोजी थोड़ी देर बाद मजीद मेरे पास बैठकर रुखसत हो गया। मैं एसआई इफ्तिखार हुसैन के साथ अगले दिन का लाहे अमल तैयार करने में मसरूफ़ हो गया। इतवार की सुबह अगरचे शहरों और कस्बा जात वगैरह में बसने वाले आम लोगों के लिए बड़ी सुहानी होती है, मगर गांव देहात में चूँकि छुट्टी खुसूसन हफ्तावार छुट्टी का कोई तस्वुर नहीं होता, इसलिए हर दिन एक जैसा लगता है। पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी भी कुछ इसी मिजाज की होती है, ख़ास तौर पर देहाती थानों में, जहां थानेदार की रिहाइश भी थाने के अंदर ही रिहायशी क्वार्टर में हो तो फिर यही महसूस होता है महकमा पुलिस से रिश्तेदारी है और थाना घर है। इतवार की सुबह थाने जाने से पहले मैं एक ज़रूरी काम करता हूँ, और वो ये कि हफ्ते भर के मेले कपड़ों को एक गठरी में बांधा होता है, क्योंकि धोबी इतवार ही को आता है। वो धुले हुए कपड़े दे जाता और मेरे कपड़ों की गठरी ले जाता। मेरी शुरू ही से आदत रही है कि यूनिफॉर्म हो या आम घरेलू इस्तेमाल के कपड़े, मैं इन्हें उतारते वक्त जेबें वगैरह ज़रूर चेक कर लेता हूँ। इस तरह जब मैं मैले कपड़ों की गठरी बना रहा होता हूँ तो मैले कपड़ों को भी एहतियातन एक दफ़ा जेबों में झाँक लिया करता हूँ। कहते हैं कि एहतियात बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा कहते हैं तो कुछ भी गलत नहीं कहते। इस इतवार की सुबह भी जब मैं मेरे कपड़ों की गठरी बांधते वक्त इन्हें चेक कर रहा था, यूनिफॉर्म की एक पतलून की जेब में हाथ डाला तो मुझे अजीब सा लगा। मेरा हाथ किसी धाती शय से टकराया था। मैंने फ़ौरन मज़कूरा शय को जेब से बाहर निकाल लिया। वो एक लॉकेट था जो चांदी की जंजीर में पिरो दिया गया था। लॉकेट के चांदी के फ्रेम में एक फिरोजी पत्थर जड़ा हुआ था जो गालिबन फिरोज़ा था। चांदी की जंजीर एक जगह से टूटी हुई थी। इस लॉकेट पर निगाह पड़ते ही सेकंड के 1000वें हिस्से में मुझे याद आ गया कि मज़कूरा लॉकेट मुझे कहाँ से मिला था। मुझे अच्छी तरह याद था कि जब मैं जुमे की सुबह चौधरी कादिर अली की हवेली पहुंचकर जाए वकुआ का मुआयना कर रहा था तो ये लॉकेट मुझे मगवी नौरीन के कमरे के फर्श पर पड़ा मिला था।
इस वक्त मैं चूँकि बहुत से मामलात को एक साथ देख रहा था, इसलिए मैंने इस लॉकेट को पतलून की जेब में डाल लिया था कि बाद में चौधरी से इसके बारे में इस्तफसार करूँगा। अगलब इम्कान यही था कि इस लॉकेट का ताल्लुक मखवी नौरीन से होगा और अगवा की हंगामी वारदात के दौरान में जंजीर टूट जाने के बायस लॉकेट उसकी गर्दन से निकलकर कमरे के फर्श पर गिर गया होगा। लेकिन ये एक इत्तेफाक है कि बाद में फिरोज़े वाला ये लॉकेट मेरे जहन से निकल गया और अब अचानक ही सामने आ गया था। मुझे हैरत इस बात पर थी कि यूनिफॉर्म की पहली तलाशी में मज़कूरा लॉकेट मेरे हाथ से कैसे निकल गया। बहरहाल हर काम में कुदरत की कोई ना कोई मसलहत पोशीदा होती है। अब देखना ये था कि इस लॉकेट के साथ कौन सी कहानी जुड़ी हुई थी। मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने आ गया। फिरोज़े वाला लॉकेट मेरी जेब में था और मैं मुसलसल उसी के बारे में सोच रहा था। थाने में खोजी फतेह मोहम्मद मुझसे पहले मौजूद था। मैंने कल एक चुभते हुए जुमले से उसकी दुखती हुई रग को छेड़ दिया था। वो खासा जज्बाती हो गया था और इस वक्त भी बड़े जोश व खरोश में दिखाई देता था। फतेह मोहम्मद एक तजुर्बेकार और हुनरमंद शख्स था। हर फनकार जज्बाती होता है और इसके अंदर खुदी और अना भी मौजूद होती है। यही वजह थी कि कल वो मेरे तीखे जुमले के जवाब में उछल पड़ा था। यकीनन इसे ऐसा महसूस हुआ होगा कि मैं उसके सामने दूसरे माहिर खोजियों का जिक्र करके उसकी अहमियत को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि दर हकीकत ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने फतेह मोहम्मद को एक कांस्टेबल देकर रवाना कर दिया। उसकी रिपोर्ट के बाद ही फैसला किया जा सकता था कि मुतलाशी टीम को लायरपुर की तरफ रवाना किया जाए या दीगर गाँव की सिमत। फिर मैंने इफ्तिखार हुसैन को अपने पास बुला लिया। वो मुझे सलाम करने के बाद कुर्सी पर बैठ चुका तो मैंने गहरी संजीदगी से कहा, इफ्तिखार, मैं 2-3 घंटे के लिए शमशाबाद की तरफ जाना चाहता हूँ। इस दौरान में थाने का नज़्म व नक्श संभाल लोगे तुम? ठीक है मलिक साहब, आप बेफिक्र होकर जाएं, वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला। फिर पूछा, क्या उधर कोई ख़ास बात है? अभी कुछ नहीं कह सकता। मैंने उससे लॉकेट का जिक्र नहीं किया। हो सकता है कि वहाँ पहुँचकर कोई ख़ास बात सामने आ जाए। कल का पूरा दिन चौधरी कादिर अली की कोई खैर खबर नहीं मिली। पता तो किया जाए इधर हवेली में क्या हो रहा है। जी हाँ ज़रूर, वो मुतदिल अंदाज में बोला। आप थाने की तरफ से मुतमईन होकर जाएं। आपने इतना तो सिखा ही दिया है कि मुझे यहाँ काम करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। और फिर लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस ली। फिर इजाफा करते हुए बोला, मलिक साहब, शमशाबाद यहाँ से दूरी कितना है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मील ना। अगर कोई गड़बड़ हो भी गई तो मैं आपको बुला लूँगा। इफ्तिखार हुसैन की ये पुरएतमाद बातों ने मुझे मुतमईन कर दिया। फिर इसी ने एक कांस्टेबल को भेजकर मेरे लिए टांगे का बंदोबस्त किया और मैं कांस्टेबल वाहिद के हमरा शमशाबाद की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर वो लॉकेट एक लम्हे के लिए भी मेरे जहन से महव नहीं हुआ था। मैं और चौधरी कादिर अली हवेली की बैठक में बराए जमान थे। पहले जब मैं यहाँ आया तो बैठक में बैठने का मौका नहीं मिल सका था। वो सारा वक्त अफरा तफरी में गुजर गया था। चौधरी की बैठक सजावट और सादगी का बड़ा खूबसूरत इम्तिजाज पेश करती थी। यानी वहाँ अपना रौब व दबदबा और कर्रो फर जाहिर करने वाली कोई शय दीवारों पर आवेज़ा नहीं की गई थी। गोया वो बैठक चौधरी कादिर अली के फितरी मिजाज की अक्कास थी। रस्मी अलेक सलेक के बाद चौधरी ने दिल गिरफ्तार लहजे में पूछा, मलिक साहब, मेरी नौरीन की कोई खैर खबर? मैंने नहायत ही मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में चौधरी को अपनी अब तक की तफ्तीश और तहकीक से आगाह किया। फिर आखिर में तसल्ली भरे लहजे में कहा, आज शाम तक ये पता चल जाएगा कि वो डाकू नौरीन को जंगल से बाहर निकलने के बाद लायरपुर की तरफ ले गए हैं या फिर ज़ेरी जानिब मौज़ात, फिरोज़ नगर, मलिकवाल और चक 32 की तरफ। ज़रा सिमत का तयन हो जाए, इसके बाद नौरीन की तलाश बहुत आसान हो जाएगी। किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद ही मुतलाशी टीम को रवाना किया जा सकता है। मलिक साहब, अभी तक तो मैंने कोशिश यही की है कि इधर बहादुराबाद वालों को इस वारदात की खबर न हो। चौधरी ने तशवीशनाक लहजे में मुझसे कहा, आप किसी भी तरह 1-2 दिन में नौरीन को बाजियाब कराने की कोशिश करें। अगर मेरे दोस्त चौधरी खुदा बख्श को इस अंदोनाक वाक़ये का पता चल गया तो फिर क़यामत ही आ जाएगी। मेरी पगड़ी भी उछलेगी और नाक भी कटेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा चौधरी साहब, मैंने पुरसुकून अंदाज में कहा। आप खामखा परेशान होने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मतलब है आपका? वो हैरत भरी नज़र से मुझे तकने लगा। क्या आप इस वारदात को मामूली वाक़या समझ रहे हैं?
نہیں चौधरी साहब, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने बदस्तूर ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं तो चौधरी खुदा बख्श के हवाले से कह रहा था। चौधरी खुदा बख्श के हवाले से? उसकी आंखों में उलझन तैरने लगी। मलिक साहब, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। चौधरी खुदा बख्श आपका देरीना और काबिल भरोसा दोस्त है। बेशक ऐसी ही बात है, वो बड़े एतमाद से बोला। सच्चे और मुखलिस दोस्त अपने दोस्तों की मजबूरियों को समझने और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं चौधरी साहब, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं तो यही कहूँगा कि चौधरी खुदा बख्श को सूरत हाल से आगाह कर दें, वो इस मामले में आपसे ताउन और हमदर्दी करेगा। नहीं मलिक साहब, वो बड़ी तेज़ी से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। अभी पानी सर से ज़्यादा ऊंचा नहीं हुआ। बस 1-2 दिन में आप नौरीन को ढूंढ निकालें। जब कोई चाराए कार नहीं रहेगा तो मैं फिर खुद जाकर बहादुरपुर खुदा बख्श को हालात की संगीनी से आगाह कर दूंगा। जैसे आपकी मर्जी, मैंने सादा अंदाज में कहा। वैसे इस वक्त मैं एक और काम से आपके पास आया था। और काम से? कौन सा काम मलिक साहब? वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने सोचे समझे मंसूबे के तहत कहा, उधर जंगल से हमें एक ख़ास शे मिली है। मैं वो शे आपको दिखाता हूँ। हो सकता है इसकी मदद से इन डाकुओं को सुराग लगाने में कोई मदद मिल सके। जी दिखाएं। वो पुरइश्तियाक अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने फिरोजे वाला लॉकेट जेब से निकालकर चौधरी की आंखों के सामने लहराया तो उसकी आंखों में शनासाई की वाज़ेह चमक उभरी। फिर वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला, ये लॉकेट आपको जंगल से मिला है? जी हाँ, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो आप इस लॉकेट को अच्छी तरह पहचानते हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसमें ना पहचानने वाली कौन सी बात है? वो बड़े वसूख से बोला। ये तो जीले का लॉकेट है। अब मेरे चौंकने की बारी थी। मैं जिस लॉकेट को नौरीन का समझा था वो जीले का निकल आया था। मगर सवाल ये पैदा होता था कि जीले का लॉकेट नौरीन के कमरे में कैसे पहुंच गया। ये बड़ा सनसनीखेज सवाल था। लिहाजा मैंने ठहरे हुए अंदाज में पूछा कि चौधरी साहब, आपको यकीन है कि ये लॉकेट जीले ही का है? जनाब, आप भी कमाल करते हैं। वो शाकी अंदाज में मुझे देखते हुए बोला। मुझे 100% यकीन है कि ये लॉकेट जीले ही का है। लगता है इसकी जंजीर टूटने की वजह से ये जंगल में कहीं गिर गया होगा। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो जीले से पूछ लें। वो उधर गेट के करीब अपने कमरे में मौजूद है। आप कहें तो मैं जीले को यहाँ बुला लेता हूँ। लॉकेट के हवाले से पूछगछ के लिए मैंने हवेली की तरफ आए हुए रास्ते में एक लाहे अमल तैयार कर लिया था, जिसमें बहुत सी बातें हकीकत से दूर थीं और मैं सच्चाई तक रसाई हासिल करने के लिए इसी लाहे अमल पर अमल पैरा था। जीले का बुखार अब कैसा है? मैंने चौधरी से पूछा। अब तो वो ठीक है, उसने जवाब दिया। बस कमज़ोरी है, 1 आध दिन आराम करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा, अब जीले को बुला लें। थोड़ी देर के बाद जीला बैठक में मौजूद था। चौधरी के इशारे पर वो एक मूले पर बैठ गया। जब से मुझे ये पता चला था कि फिरोजे वाला वो लॉकेट जीले का था और हर वक्त उसकी गर्दन में लटका रहता था, मेरे रगों पे में एक अजीब सी सनसनी फैली हुई थी। वो ठीक से बैठ चुका तो मैंने उससे पूछा, जीले, तुम्हारा वो लॉकेट कहाँ है जो हर वक्त तुम्हारी गर्दन में मौजूद रहता था? पता नहीं जी, वो कहाँ गिर गया है। वो गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला। मैं नौरीन बीवी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ, लेकिन अभी तक परेशान हूँ। जब तक नौरीन बीवी वापस नहीं आ जाती, हवेली में रहने वाला एक एक शख्स बल्कि पूरा शमशाबाद ही उदास और फिक्रमंद रहेगा। वो लम्हे भर के लिए रुका, एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए बोला, इन 2-3 दिनों में यहाँ ऐसी अफरा तफरी रही है कि मुझे खुद अपना होश नहीं रहा। लॉकेट पर क्या ध्यान देता। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है जीले, मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा। इंशाल्लाह मैं अनकरीब नौरीन को बाजियाब कर लूँगा। फिलहाल मैं तुम्हारा फिरोजे वाला लॉकेट ढूंढने में कामयाब हो गया हूँ। जीले की आंखों में उलझन आमेज हैरत नमूदार हुई। बेसाख्ता उसकी ज़बान से निकला, वो आपको कहाँ से मिला? थोड़ी देर पहले मैंने मज़कूरा लॉकेट को जेब में रख लिया था। जीले के इज़्तिरारी सवाल पर मैंने वो लॉकेट अपनी जेब में से निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लॉकेट हमें जंगल में से मिला है। इसकी जंजीर टूटी हुई है। वो लॉकेट को हाथों में फिराते हुए बोला, मेरा ख्याल है कि जब मैं नौरीन बीवी की तलाश में जंगल की तरफ गया था तो ये लॉकेट जंजीर टूट जाने की वजह से वहाँ गिर गया होगा। मैं इस दौरान में मुसलसल जीले की आंखों और चेहरे के तासुरात का जायज़ा ले रहा था। इन लम्हात में जीला मुझे खासा उलझा हुआ दिखाई दिया।
हो सकता है ये इसकी बीमारी के असरात का समर हो। बहरहाल मैंने उसे पक्का करने के लिए आखिर में पूछा, वैसे ये लॉकेट है तो तुम्हारा ही ना? हाँ जी बिल्कुल, वो जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं भला अपने लॉकेट को पहचानने में किस तरह गलती कर सकता हूँ? पूरे शमशाबाद में ऐसा लॉकेट और किसी के पास नहीं है। और तुम्हें इस बात का भी यकीन है कि जुमे की सुबह जब तुम नौरीन की तलाश में चौधरी साहब को बताए बगैर चुपचाप जंगल की तरफ जा रहे थे तो ये लॉकेट तुम्हारी गर्दन में मौजूद था? मैंने निहायत ही ठहरे हुए अंदाज में इस्तफसार किया। जी हाँ, जब मैं घोड़े पर बैठ रहा था तो मैंने खुद अपने हाथों से छूकर इस लॉकेट को देखा था, वो मजबूत लहजे में बोला। लेकिन वापसी में मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब मैं लौटकर हवेली आया तो लॉकेट गायब था। मैं यही समझ रहा था कि रास्ते में आते जाते या फिर जंगल में कहीं गिर गया होगा। मैंने लॉकेट को तलाश करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन तेज बुखार ने मुझे इसकी मोहलत ही नहीं दी और अब भी कमजोरी की वजह से इतने चक्कर आ रहे हैं कि मैं ठीक तरह से आपसे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ जीले, मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा। तुम ये लॉकेट अपने पास रख लो और अपने कमरे में जाकर आराम करो। नौरीन के हवाले से भी जहन को थकाने की ज़रूरत नहीं, 1-2 दिन में वो हवेली में मौजूद होगी। जीले ने लॉकेट की बाजियाबी के लिए मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे सलाम करके बैठक से निकल गया। चौधरी ने सोचती हुई गहरी नज़र से मुझे देखा और बिखरी हुई उलझन ज़दा आवाज़ में पूछा, मलिक साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करते फिर रहे हैं? क्या मतलब चौधरी साहब? मैंने पूछा। मतलब ये कि वो बदस्तूर उलझे हुए अंदाज में वजाहत करते हुए बोला, आपकी बातों और इनसे झलकने वाले इत्मीनान से तो यही महसूस होता है कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि नौरीन कहाँ है और आप जब चाहेंगे उसे सामने ले आएंगे। ऐसी बात नहीं है चौधरी साहब, मैंने सरसरी लहजे में कहा। बाखुदा मुझे इस बात का तो इल्म नहीं कि नौरीन इस वक्त कहाँ होगी, लेकिन अगर आप मेरे एक सवाल का बिल्कुल दुरुस्त जवाब दें तो मुमकिन है मैं शाम से पहले आपकी बेटी का सुराग लगाने में कामयाब हो जाऊं। मलिक साहब, इस वक्त मुझसे ज़्यादा और कोई इस बात का ख्वाहिशमंद नहीं होगा कि नौरीन जल्द से जल्द बाइज्जत और सही सलामत वापस हवेली पहुंच जाए। वो आगे को झुककर गहरी संजीदगी से बोला, आप जितने भी सवालात पूछेंगे मैं इनका ठीक ठीक जवाब दूंगा। जितने और कितने नहीं, सिर्फ एक सादा सा सवाल। जी पूछें, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? वो हमतन गोश हो गया। मैंने पिछले फेरे में हवेली के अंदरूनी हिस्से का तफसीली जायज़ा लिया था। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, ख़ास तौर पे इन 4 कमरों का जो एक ही कतार में बने हुए हैं, जिनमें से 3 तो आप लोगों की ख्वाबगाहें हैं और चौथे कमरे में नौरीन का जहेज़ का सामान भरा हुआ है। लम्हाती तवक्कुफ़ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, आपकी, आपके बच्चों की और नौरीन की ख्वाबगाह में किस किस को जाने की इजाज़त है? मैं, मेरी घरवाली ज़ाहिदा परवीन, बशीरा बीवी, नवीद, सईद और नौरीन, उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। या फिर जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं वो जब शमशाबाद आते हैं तो वो इन कमरों में बआसानी आ जा सकते हैं। वैसे मैंने बाहर से आने वाले मेहमानों के क़याम ताम के लिए हवेली के अंदर ही 2-3 कमरे अलग से भी बना रखे हैं। जीला और बाला से आपकी कोई रिश्तेदारी निकलती है? मैंने चौधरी की आंखों में झांकते हुए खासे तीखे लहजे में इस्तफसार किया। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, वो ठोस अंदाज में बोला। वो सिर्फ मुलाजिम हैं, नमकखार और वफादार मुलाजिम। इन्हें हवेली के अंदरूनी रिहायशी कमरों में आने की कतई इजाज़त नहीं है। वो जनान खाने से दूर हवेली के बैरूनी हिस्से में ड्यूटी देते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि, मैंने भी थोड़ा आगे झुककर मायना खेज़ लहजे में कहा, वो नीले पत्थर वाला चांदी का लॉकेट मुझे नौरीन के कमरे के फर्श पर पड़ा मिला था, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा चौधरी साहब? इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी बात सुनते ही चौधरी उछल पड़ा। जब जीले को नौरीन के कमरे में कदम रखने की इजाज़त नहीं तो फिर उसका लॉकेट उस तक कैसे पहुंच सकता है? मैंने निहायत ही मुख्तसर अल्फाज में चौधरी को उस रोज़ फिरोज़ी वाले लॉकेट की कहानी सुनाई और आखिर में कहा कि मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि जीला इस डकैती और अगवा वाली वारदात के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसकी आंखें हैरत से फट गईं। वो झिरझिराती हुई आवाज़ में बोला, ये आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मैंने पूरे एतमाद के साथ कहा। मैं आपके नमकखार जीले को अपने साथ थाने लेके जा रहा हूँ। शाम से पहले उसने हैरत अंगेज़ और नाकाबिले यकीन इंकिशाफ ना किए तो मैं समझूंगा अब तक मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में झक मारी है।
चौधरी कादिर अली मुश्किल ही से सही मगर इस बात के लिए राजी हो गया कि मैं जिले को तफ्तीश के लिए थाने ले जाऊं। इसके बाद हवेली में रुकने का कोई जवाज ही नहीं था। हमने जिले को टांगे में बिठाया और थाने की जानिब रवाना हो गए। वो रास्ते भर खामोश और खोया खोया सा रहा। मैंने जिले को ये नहीं बताया था कि इसे किस मकसद के लिए थाने लेके जा रहा हूँ। वो यही समझ रहा था कि मैं नौरीन की तलाश के सिलसिले में इसे कोई अहम जिम्मेदारी सौंपने का इरादा रखता हूँ। मुझे शुरू ही से जिले और बाले पर शक था। वो चौधरी की हवेली के मुहाफिज थे और इस पुरस्कार वारदात के वक्त वो दोनों दुनिया और माफिया से बेखबर पाए गए थे और यही बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। बाले का तफसीली इंटरव्यू करने के बाद मैं मुतमईन हो गया था, लेकिन जिले का रवैया इब्तिदा ही से मशकूक था। ये लॉकेट वाला मामला सामने आने के बाद तो मेरा ये शक यकीन में बदल गया था कि वो इस वारदात के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ जानता है। मैंने थाने पहुंचकर जिले को खौफनाक सूरत वाले एक हवलदार के हवाले किया और वाज़े अल्फाज में कहा, चमन खान, मैं जानता हूं कि चौधरी कादिर अली की हवेली में होने वाली डकैती और अगवा की वारदात में किसी न किसी हवाले से ये जिला भी मुलविस है। इसकी ज़बान से इकरार कराना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप फिक्र ही ना करें मलिक साहब। चमन खान ने जिले को ऐसी नज़र से देखा जैसे कस्साब बकरे को देखता है। मैं 1 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट पेश करता हूँ। इसके बाद चमन खान जिले को घसीटते हुए ट्रायल रूम की तरफ ले गया। जिला इस गैर मुतवक्की सूरत हाल से बेहद खौफजदा हो गया था, लिहाजा उसने चमन खान की बताई हुई मुद्दत से पहले ही ज़बान खोल दी। जो लोग ज़िंदगी में पहली मर्तबा किसी संगीन जुर्म का इर्तकाब करते हैं और पुलिस से कभी इनका वास्ता नहीं पड़ा होता, इनकी ज़बान को खुलवाने के लिए ख़तरनाक तफ्तीशी हथकंडे इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश ही नहीं आती। मलिक साहब, ये बंदा तो भेड़ से भी ज़्यादा डरपोक निकला है, चमन खान ने मेरे पास आकर बताया। इसने ज़बान के साथ साथ और भी बहुत कुछ खोल दिया है। इस वक्त इसके बदन से बदबू के भपके उठ रहे हैं। तुम जल्दी से जिले की सफाई सुथराई का बंदोबस्त करो चमन खान, मैंने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा, ताकि इसका बयान कलमबंद किया जा सके। इस रोज़ मैंने जमील उर्फ जिले का जो बयान कलमबंद किया, मैं इसकी तफसील में तो नहीं जाऊंगा। ताहम गैर ज़रूरी और गैर मुतालिक बातों को हज़फ करके मैं इसका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जिला नौरीन को पसंद करता था, लेकिन इस पसंदीदगी के इजहार का मतलब यह था कि अपने परवाना मौत पर दस्तखत करना। जब नौरीन की शादी की तारीख पक्की हो गई तो वो उदास रहने लगा। नौरीन को कुछ ही दिनों में शमशाबाद को छोड़कर बहादुरपुर चले जाना था। यहाँ रहते हुए तो कभी कभार इसे नौरीन की शक्ल नज़र आ जाती थी, लेकिन अगर वो ब्याह कर बहादुराबाद चली जाती तो फिर जिले के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। एहसास महरूमी और जज्बात की शिकस्त और नाआसूदा ख्वाहिशात ने इसे एक शैतानी मंसूबे पर अमल करने के लिए उकसाया। चक 32 में इसका एक दोस्त बशारत रहता था, जिसके हर किस्म के लोगों से ताल्लुकात थे। बशारत ने जब जिले की विपदा सुनी तो वो इसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। जिला हवेली के अंदरूनी मामलात से अच्छी तरह वाकिफ था। वो बशारत के मशवरे पर डाकुओं का आलाकार बनने पर तैयार हो गया। उसने हवेली के अंदरूनी हालात से डाकुओं को आगाह कर दिया। इन 4 डाकुओं का बंदोबस्त बशारत ने किया था। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब 4 डाकू घोड़ों पर सवार होकर चौधरी कादिर अली की हवेली पहुंच गए। इनके पास बेहोश करने वाली दवा, क्लोरोफॉर्म में बसे हुए रुमाल भी थे। 2 डाकू जिले की मदद और ताउन से हवेली के अंदर दाखिल हुए। इस वक्त बाला गहरी नींद सो रहा था। उसकी नाक पर मखसूस रुमाल रखकर उसे अंटा गफील कर दिया गया था। जिला डाकुओं के साथ पहले नौरीन वाले कमरे तक पहुंचा। डाकुओं ने सोई हुई नौरीन को भी रुमाल की मदद से अंटा गफील कर दिया। इसके बाद जिला अपने कमरे में जाकर लेट गया और खुद को बेहोश साबित करने लगा। डाकुओं की वो मुकम्मल रहनुमाई कर चुका था। उन्होंने नौरीन को कंधे पर लादा और तलाई जेवरात वाला सूटकेस उठाकर चलते बने। इनके बीच जंगल के एक मखसूस हिस्से में अगली सुबह मुलाकात तय थी, जहां बशारत भी मौजूद होता। इसीलिए जुमे की सुबह जिला चुपचाप जंगल की तरफ निकल गया था। प्रोग्राम के मुताबिक तलाई जेवरात पर डाकुओं को कब्जा करना था और नौरीन जिले के हवाले कर दी जाती। जिला बशारत की मदद से नौरीन को लेकर किसी महफूज मकाम की तरफ निकल जाता, लेकिन डाकू जिले को गुच्चा दे गए थे। अगली सुबह जब वो जंगल के मखसूस मकाम पर पहुंचा तो वहां खुले हुए सूटकेस और रेशमी मलबूसात के सिवा कुछ भी नहीं था।
اس صورتحال سے جیلے کے صحن کو ایسا دھچکا لگا کہ وہ تیز بخار میں مبتلا ہو گیا۔ جیلے جب ڈاکوؤں کی رہنمائی کرتے ہوئے نورین کے کمرے میں گیا تھا تو وہاں اس کا لاکٹ گر گیا تھا جو اس کیس کو حل کرنے کا سبب بن گیا۔ جیلے کی نشاندہی پر میں نے چک 32 اور ارد گرد کے گاؤں دیہات میں چھاپے مار کر بشارت کو گرفتار کر لیا۔ وہ فیروز نگر سے آگے ایک گاؤں عمرکوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ جب میں نے بشارت کو تفتیش کی چکی میں پیسنے کے لیے ڈالا تو اس نے ڈاکوؤں کے پتے ٹھکانے سے آگاہ کر دیا۔ میں نے سر توڑ کوشش کر کے 18 اپریل بدھ کے روز دوپہر میں نورین کو بازیاب کر لیا، یعنی اس کی بارات سے صرف ایک دن پہلے۔ اس دوران میں نورین کے ساتھ کیا بیتی اور میں نے جیلے و بشارہ سمیت ڈاکوؤں کا کیا حشر کیا، یہ ایک الگ عبرتناک داستان ہے جو پھر کبھی کسی مناسب موقع پر بیان کروں گا۔ محبت کرنا کوئی جرم ہے اور نہ ہی گناہ، لیکن اس میں محبت کے حصول کے لیے جرم کی راہ اختیار کرنا کسی بھی طور قابل معافی نہیں۔ اگر یہ نکتہ انسانوں کی سمجھ میں آ جائے تو ہماری دنیا جنت بن جائے۔